हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नक्टिव एकेडमिक्स। आप देख रहे हो क्रैश कोर्स सीरीज, जिस सीरीज में काफ़ी सारे चैप्टर्स मैं कवर कर चुका हूँ। इस चैप्टर के बाद आई थिंक सो 3 चैप्टर्स हमारे रह जाएंगे बस, राइट। बाकी सारा सिलेबस मैं क्रैश कोर्स सीरीज में कवर कर चुका हूँ फॉर योर रिविजन। लास्ट कुछ दिनों से बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था, जिस वजह से वीडियोस नहीं ला पाया। अपोलोजाइज फॉर दैट, राइट। बट मैं ट्राई करूँगा जितनी जल्दी हो सके जो पेंडिंग 2 या 3 चैप्टर्स हैं उनको भी मैं कवर कर सकूँ इन दिस सीरीज ऑफ द क्रैश कोर्स। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कलरफुल वर्ल्ड, एंड थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, सो हो सकता है 30 मिनट्स में कवर ना हो। आई ट्राई 40 to 45 मिनट्स में इस चैप्टर को कवर करने की। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू प्रिज्म। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, ठीक है। एंड क्रोमेटिक का मतलब है कलर। सो मोनोक्रोमेटिक लाइट नाम से पता लग रहा है यार कौन सी लाइट हुई जिसका एक कलर है, एक कलर की लाइट, राइट। फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, राइट, कोई भी हो सकती है। इट इज़ मोनोक्रोमेटिक, लेकिन वाइट नहीं। आपको वाइट को एक सिंगल कलर नहीं कंसिडर करना है, बिकॉज जो वाइट कलर है इट कंसिस्ट ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, ठीक है। सो वाइट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक। उसके अलावा कोई एक पर्टिकुलर आप वेवलेंथ की लाइट उठाते हो, दैट इज मोनोक्रोमेटिक, राइट। आपको वेवलेंथ पता है ना, हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है। अगर मैं रेड लाइट की बात करता हूँ, इसकी वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से लैम्डा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वॉयलेट कलर की बात करता हूँ, इसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम लैम्डा, ठीक है। सो इस टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट को हम यहाँ फॉल करवाएंगे एस प्रिज्म के ऊपर, एंड हम देखेंगे कि उसकी रिफ्रैक्शन कैसे होती है जब हम उसको पास करवा रहे हैं थ्रू द प्रिज्म। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिज्म। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं बनते हैं कि आपको डिफाइन करने को पूछा जाए एग्जाम में, राइट। लेकिन स्टिल देख लो, बहुत ईजी सी डेफिनेशन है इसकी। प्रिज्म एज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, ऑफ कोर्स यूजली बिकॉज ग्लास से बनी होती है तो ट्रांसपेरेंट भी होगी, रिफ्रैक्टिंग भी होगी, रिफ्रैक्शन तो होगी, इसीलिए रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, राइट। एनक्लोज्ड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस एट सम फिक्स्ड एंगल। इसका मीनिंग क्या है? अगर पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा, राइट, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ, दिस इज अ रिविजन वीडियो, राइट। लाइट आपने पता है यहाँ से फॉल करवाई होगी, राइट। पहले रिफ्रैक्ट करेगी लाइक दिस, एंड दूसरी बार रिफ्रैक्ट करेगी समथिंग लाइक दिस। 2 बार इसकी रिफ्रैक्शन हो रही है। सो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस कौन कौन सी हुई? इज इट रिफ्रैक्टिंग सर्फेस? इस सर्फेस का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं रही है इसको बेंड करने में, है ना। क्लियरली आप देख रहे हो, रिफ्रैक्शन एक बार इस सर्फेस पे हुई है, दूसरी बार इस सर्फेस की वजह से हुई, राइट। सो दैट मीन्स एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इस प्रिज्म की ये रही, राइट, एंड सेकंड ये वाली थी, राइट। अगर मैं लाइट यहाँ से इंसिडेंट कर रहा हूँ, राइट, उस केस में मैं बोल रहा हूँ। सो ये जो मैंने 2 पार्ट्स को हाईलाइट किया, दीज आर द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, एंड यू कैन क्लियरली सी इन दोनों के बीच में कोई भी पर्टिकुलर एंगल है विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये भी आपने पढ़ा हुआ। यहाँ पे जो ये अंडरलाइन मैंने पार्ट किया है, इसमें इसी की बात चल रही है कि इसकी जो 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं, राइट, यही 2 वाली जो इसकी रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इज दिस, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इज दिस। इन दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर फिक्स एंगल होता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं ग्लास स्लैब की बात करता हूँ, लेट से आप यहाँ से लाइट फॉल करवा रहे हो, पहली बार रिफ्रैक्ट करेगी, फिर दूसरी बार रिफ्रैक्ट करेगी, उसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसके लिए रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस कौन कौन सी बनी? एक तो ये होगी एंड दूसरी ये होगी। यहाँ पे हुई ना रिफ्रैक्शन। इन दोनों सर्फेसेस के बीच में कितना एंगल है यार? 0, ठीक है। सो ग्लास स्लैब की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी जो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होती हैं वो इंक्लाइंड होती हैं एट एंगल ऑफ 0 डिग्रीज, लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं देखने को मिलता। यहाँ आपको कोई पर्टिकुलर उसका फिक्स एंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को इस प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा। दिस इज द इंसिडेंट रे। ध्यान देना मैं कौन सी टर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इंसिडेंट रे। मैं इसको इंसिडेंट बीम नहीं बोल रहा, राइट। क्या डिफरेंस क्या होता है रे में और बीम में? रे ऑफ लाइट भी होती है, बीम ऑफ लाइट भी होती है। इसमें दोनों में, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे। अब देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में ये बेंड करेगी। बेंड होगी क्यों? फर्स्टली बिकॉज यार कि रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करने वाली है, तो इसकी रिफ्रैक्शन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी, है ना। एयर इज द रेयर मीडियम, ग्लास इज डेंसर मीडियम। ग्लास में लाइट स्लो स्पीड से ट्रैवल करती है ना, इसकी वजह से हम बोल रहे हैं ये वाला मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, और एयर में तो काफ़ी फास्ट स्पीड से ट्रैवल करेगी एज कम्पेयर टू द ग्लास। सो एयर इज द ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। एंड वी नो कि लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो टूवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड होती है ना, ये आपको पता होगा। सो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ लाइट फॉल हो रही है,
या फिर मैं बोलूँ जहाँ से जिस पॉइंट से वो दूसरे मीडियम में एंटर करने वाली है उस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, राइट। दिस इज द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। पहले देखते हैं अगर ये रिफ्रैक्ट ना होती ये वाला पाथ लेती, राइट, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होके कुछ ये वाला पाथ लेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे बिकॉज सिंपली ये रिफ्रैक्ट हो चुकी है। वेरी इजी, टर्मिनोलॉजीज बहुत ईजी है इसकी, राइट। रिफ्रैक्टेड रे बिकॉज ये रिफ्रैक्ट हो चुकी है या फिर बोलो बेंड हो चुकी है बिकॉज, राइट, रिफ्रैक्शन में यही तो होता है। अब अगेन डेंसर मीडियम से अगेन ये रेयर मीडियम में एंटर करने वाली है, दैट मीन्स दोबारा से क्या होगी, बेंड होगी, दोबारा से इसकी रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगी, है ना। अब ये कौन सी डायरेक्शन में बेंड होगी उसके लिए अगेन हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो अगेन लेट्स ड्रॉ द नॉर्मल। नॉर्मल पता है ना, दिस इज 90 डिग्रीज, नॉर्मल का मतलब लिटरली यही है, राइट। डेंसर से अब रेयर मीडियम में एंटर करने वाली है। जब ऐसा होता है आपको पता है लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, कर दो यार लिटरली ये वाला पाथ लेके लाइट क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। क्लियरली देख रहे हो ना। अगर ये रिफ्रैक्ट ना होती, लेट्स से कि रिफ्रैक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो ये लाइट ने ये वाला पाथ लेना था जो मैंने यहाँ पे शो करा है, राइट। लेकिन इसने क्या किया, इस नॉर्मल से और दूर वाला पाथ चूज़ किया, ठीक है। सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड हो जा रही है। सो ओवरऑल आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल करवा रहे हो इस प्रिज्म के ऊपर। लेकिन रिमेंबर इस केस में आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं देखने को मिलती है। लाइट यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में नहीं ब्रेक डाउन होगी बिकॉज आपने जो लाइट चूज करी थी इट वाज मोनोक्रोमेटिक, राइट, वो सिर्फ एक रेड कलर की है। जब आप वाइट कलर को इसके ऊपर फॉल करोगे तब आपको पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है यहाँ पे विबग्योर, राइट। लेकिन बिकॉज ये वाली लाइट यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर की लाइट है, लेट से रेड कलर, लेट से ब्लू कलर, कोई भी एक कलर चूज कर लो, राइट। तो सिंपली अगर यहाँ पे रेड है तो ये भी रेड होगी, अगर ये ब्लू है तो ये भी ब्लू होगी। जो कलर आपका इंसिडेंट रे का होगा वही कलर ऑफ कोर्स ये वाली लाइट का होगा, इमर्जेंट रे का होगा। इमर्जेंट क्यों टर्म यूज कर रहा हूँ मैं, इमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। अब इस टॉपिक में से क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं इन द एग्जाम्स उसको देखते हैं। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। A student traces the path of the ray of light through a glass prism as shown in the diagram but leaves it incomplete and unlabeled. उसने लेबलिंग नहीं करी है। रीड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम, आपको कुछ से ड्रॉ करना है इसको। एंड यू हैव टू लेबल दीज टर्म्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। पहले इन सभी टर्म्स को देखते हैं कि ये क्या होती हैं, फिर इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, राइट। ये तीनों टर्म्स तो देखो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड जो ये डॉटेड लाइन्स हैं ये क्या है, दे आर द नॉर्मल्स, है ना। अब टर्म्स देखो बहुत ईजी है यहाँ पे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड सिमिलरली इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्वेश्चन में तीन तो ये चीज़ें उसने पूछी हुई हैं, लेकिन उसने साथ में पूछा हुआ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी। एंगल डी क्या होता है इसको देखते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अगर रिफ्रैक्शन ना होती, दोनों बार रिफ्रैक्शन ना होती, देखो इस प्रिज्म में से पास करने के दौरान लाइट दो बार अपना पाथ चेंज कर रही है। एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हो रही है और दूसरी बार रिफ्रैक्शन यहाँ हो रही है। मान लो अगर रिफ्रैक्शन होती ना, फिर ऑफकोर्स जो इंसिडेंट रे है एकदम सीधा पाथ लेके यहाँ से निकल जाती, लेकिन एक्चुअल में हमको यहाँ से अपीयर हो रही है लाइट, इमर्ज यहाँ से हो रही है, ठीक है। सो ये टोटल कितना डेविएट हो रही है दैट इज गिवन बाय द एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी सिंपल, डेविएट का मतलब यही होता है ना, बेंड होना। सो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत ईजी क्वेश्चन था, यही सारा कुछ आपको बस लेबल करना है प्रॉपर्ली ड्रॉ करके, ठीक है। दीज आर सम डिफरेंसेज बिटवीन ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म। खुद से आपको ये रीड करना है, काफ़ी ईजी है। तीन डिफरेंसेज हैं, एग्जाम में कई बार सीधा सीधा पूछे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म, ओके। अगला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड वाइट लाइट पासेस थ्रू। दोनों चीज़ों का उसने पूछ लिया, ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म। दैट मीन्स चार चीज़ें आपने यहाँ पे शो करनी है। पहले बात कर लेते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट ग्लास स्लैब में से पास करेगी, लेट्स से दिस इज द ग्लास स्लैब, अगर वो यहाँ से पास कर रही है, अगर है ही मोनोक्रोमेटिक तो यार डिस्पर्जन तो उसकी वैसे ही नहीं देखने को मिलनी चाहिए और मिलेगी भी नहीं। कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि इंसिडेंट रे और जो ये इमर्जेंट रे होती है एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो ये मैंने ड्रॉ करा है मोनोक्रोमेटिक लाइट वाला केस, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, सिंगल कलर। सिमिलरली अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक प्रिज्म में से पास करता हूँ, जो कि हमने ऑलरेडी देखा प्रॉपर्ली, उसके केस में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, राइट। यहाँ ऐसा नहीं है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आप क्लियरली देख रहे हो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट अगर मैं वाइट लाइट यूज़ करता हूँ, अगेन देखते हैं।
पहले बात करते हैं ग्लास लैब की. लेट्स से दिस इज़ द ग्लास लैब. ग्लास लैब में से अगर हम वाइट लाइट पास करेंगे तो ऑफकोर्स यार पहले तो डिस्पर्जन यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, राइट. समथिंग लाइक दिस. रेड लाइट कम डिविएट होती है, वायलेट सबसे ज़्यादा डिविएट होती है. कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मैंने बट उल्टा लिख दिया यहाँ पे. दिस इज़ द रेड, दिस इज़ वायलेट, ठीक है ना. आफ्टर दैट क्या होगा, लाइट दोबारा से बेंड होगी, लेकिन इस बार की जा रही है बिकॉज डेंसर से रेयरर, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, राइट. सो दिस लाइट इज रेड लाइट, दिस लाइट इज वॉयलेट, राइट. आप क्लियरली देख रहे हो ये दोनों रेज जो निकलेंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और ऑफ कोर्स जो ये इंसिडेंट रे है इसके भी ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी. ऐसा आपको कुछ देखने को मिलता है इन द केस ऑफ ग्लास लैब. लेकिन यू माइट वंडर अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम क्यों नहीं नजर आ रहा यार, बिकॉज सेपरेशन तो यहाँ पे भी हो चुकी है कलर्स की. बट डू रिमेंबर यहाँ पे दोनों जो ये कलर्स है ना, और ऑफकोर्स ये मैंने सिर्फ रेड और वॉयलेट शो करा है, ऑफकोर्स इसके बीच में बाकी सारे कलर्स भी हैं. ये सभी कलर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे के बहुत पास पास में है, जैसा कि वाइट कलर में होता है यार. ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वाइट लाइट है, इसके अंदर भी तो सारे कलर छुपे हुए हैं एक दूसरे के बहुत पास पास पास, और वैसा ही कुछ यहाँ पे है, राइट. इन दोनों की सेपरेशन बहुत कम है, बहुत कम. सो हमको लगेगा ही नहीं कि एक्चुअल में यहाँ पे कोई स्पेक्ट्रम बन भी रहा है, ठीक है. अब बात करते हैं प्रिज्म की. लेट्स से दिस इज द प्रिज्म. यहाँ से हम पास कर रहे हैं इसमें से लाइट विच इज़ वाइट इन कलर. इसके केस में हमको देखने को मिलेगी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है. लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट 2 कलर शो कर रहा हूँ, सबसे कम वेवलेंथ वाला और सबसे ज़्यादा कलर वाला, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. सबसे कम डेविएट होती है रेड, सबसे ज़्यादा डेविएट होती है वॉयलेट. एंड आफ्टर दैट अगेन इसकी क्या होगी, रिफ्रैक्शन. एंड दिस इज़ रेड लाइट, दिस इज़ वॉयलेट लाइट, राइट. एंड सिमिलरली बाकी कलर्स भी इन दोनों के बीच में ऐसे प्रेजेंट होंगे वेब की और, ठीक है. तो ऐसा हमको कुछ देखने को मिलता है इन द केस ऑफ वाइट लाइट. दिस इज अनदर PYQ 2016 में पूछा गया. इन द फॉलोइंग रे डायग्राम करेक्टली मार्क्ड एंगल्स आर. करेक्ट लेबलिंग किस किस एंगल की करी हुई है इसको देखना हमको. लेट्स सी. फर्स्टली एंगल आई. एंगल आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन इसने तो गलत लेबल करा हुआ है. सो एंगल आई जहाँ जहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, गलत. दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ एंगल आई, एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ड्यू टू द एंगल आई, ठीक है. सो या तो ऑप्शन ये सही होगा या ऑप्शन ये सही होगा. देख लेते हैं. एंगल ऑफ प्रिज्म तो बिल्कुल सही है, यही होता है एंगल ऑफ प्रिज्म. सो ये तो दोनों में लिखा ही हुआ है, राइट. एंगल ऑफ डेविएशन ये भी सही है. एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल. एंगल ऑफ डेविएशन भी दोनों में लिखा हुआ है. व्हाट अबाउट एंगल आर. ये नहीं करना आपने कि सीधा आपने देखा एंगल ए भी सही हो गया, एंगल डी भी सही हो गया, तो सीधा इसको टिक कर दिया, राइट. बिकॉज अगर तीसरा एंगल भी सही है तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर. ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट बना है यहाँ पे, ठीक है. लेट्स सी एक बार हम कंफर्म करते हैं कि ये ऑप्शन सही है या नहीं है. एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल. बिल्कुल सही है जी, राइट. सो एंगल आर भी यहाँ पे सही है, ठीक है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. दिस इज अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन ये आपको खुद से सॉल्व करना है बिकॉज ये काफी सिमिलर सा क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व करे. डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट की अगर हम बात करते हैं तो आपके माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए. दिस इज द समरी ऑफ द डिस्पर्जन. रेड लाइट डिविएट्स द लीस्ट, वॉयलेट डिविएट्स द मोस्ट. ये याद रहेगा तो डिस्पर्जन एकदम आपके टिप्स पे है, ठीक है. लेकिन अगर इस चीज़ को भूलोगे तो यार फंसोगे डिस्पर्जन में. नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाइट लाइट. इसमें आप क्या करते हो, आप एक प्रिज्म ले रहे हो और उसके जैसी ही एक आइडेंटिकल दूसरी प्रिज्म लेते हो, लेकिन उसको इन्वर्टेड पोजीशन में रखते हो विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म, एंड आप फॉल करवाओगे एस पहली प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट. सो दिस इज लेट्स से व्हाइट लाइट. ऑफ कोर्स पहले आपको क्या देखने को मिलेगी, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, है ना. एंड ऑफ कोर्स रेड लाइट यहाँ पे भी लीस्ट डिविएट हो रहा है एंड वॉयलेट डिविएट्स द मोस्ट, है ना. सो वही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. आफ्टर दैट यही लाइट रेस यहाँ से निकल के पहुँचेंगी सेकंड प्रिज्म के पास, लेकिन जब वो लाइट रेस इसमें से पास करेंगी अब आपको क्या देखने को मिलेगा, बिकॉज जो ये वाली प्रिज्म है ये उल्टी रखी हुई है तो यहाँ पे डिस्पर्जन का उल्टा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है. ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पास पहुँचेंगी और एकदम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या होंगी, दोबारा से एक दूसरे के साथ जुड़ जाने वाली हैं और वाइट लाइट की फॉर्मेशन करने वाली हैं.
यहाँ आपको नज़र आएगी वाइट लाइट। दिस इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द वाइट लाइट। ये काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है आइजैक न्यूटन का, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ असेंशियल दैट जो हम ये दोनों प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं दे शुड बी आइडेंटिकल। दो कंडीशंस हैं, एक तो आइडेंटिकल होनी चाहिए, ऐसी नहीं है कि ये प्रिज्म किसी और टाइप की है, ये प्रिज्म किसी और तरह की है, राइट। तरह की मीन्स लेट्स से जो एंगल ऑफ प्रिज्म है इन दोनों का इक्वल होना चाहिए, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म आइडेंटिकल। एंड जो ये वाली प्रिज्म है इट शुड बी इन द इन्वर्टेड पोजिशन। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं फिर आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ द वाइट लाइट ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सिंपल सी बात है, जब हमने इसको उल्टा करके रखा हुआ है आइडेंटिकल प्रिज्म को इन द इन्वर्टेड पोजीशन, तो इसका काम क्या है? लिटरली इसकी डिस्पर्जन को नलीफाई करना, उसको ख़त्म करना, ठीक है। इस वजह से हमको यहाँ दोबारा से वाइट लाइट नज़र आ रही है। वाइट लाइट अलग अलग कलर से मिलकर बनी थी जो कि हमको यहाँ नज़र आएंगे, और वही सारे कलर्स दोबारा से ज्वाइन होकर यहाँ पे वाइट लाइट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। दीज आर सम प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ द वाइट लाइट या फिर डिस्पर्जन ऑफ द वाइट लाइट के ऊपर बेस्ड है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ये आप खुद से इजीली अटेम्प्ट कर लोगे बिकॉज इन सब का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रेनबो। अगर डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट ना होती ना तो ये रेनबोज ना होते। सोच के देखो, ठीक है। हमने देखा था कि जो एक प्रिज्म होती है वो लाइट को डिस्पर्ज करने में हेल्प करती है, लेकिन यार यहाँ आसमान में कौन सी प्रिज्म है? यहाँ कोई बंदा प्रिज्म लेके थोड़ी ना हवा में बैठा हुआ है जो यहाँ पे लाइट डिस्पर्ज हो रही है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। द आंसर है यहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स होती हैं विच आर सस्पेंडेड इन द एयर, वो बेसिकली एक्ट कर रही हैं एज अ प्रिज्म, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? रेनबो। इसकी फॉर्मेशन रेन की वजह से ही हो रही है, बिना बारिश के रेनबो नहीं बन सकती, राइट। यू नीड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर, ओके। डिफाइन आप कैसे कर सकते हो रेनबो को? एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है इसकी डेफिनेशन, तो इसको तो देख लेना। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। नेचुरल है, हमने नहीं बनाया, नेचुरली बनता है अपने आप। इन द फॉर्म ऑफ पोर्स अपेयरिंग इन द स्काई व्हेन सन शाइन्स ऑन द रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स की वजह से इसकी फॉर्मेशन हो रही है। एंड इट इज कंबाइंड रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। यहाँ तीनों फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल हैं। रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी एंड डिस्पर्जन भी। अगर इन तीनों में से मान लो एक भी फिनोमिना एग्जिस्ट ना करता तो रेनबोज ना होते, ठीक है। एंड विच डायरेक्शन डज द रेनबो फॉर्म? कौन सी डायरेक्शन में रेनबो की फॉर्मेशन होती है? सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेट्स सपोज आप सन को बैक करके खड़े हुए हो, ठीक है, बैक साइड आपकी सन की तरफ। एंड अगर यहाँ बारिश हो रही है दैट मीन्स जो यहाँ वाली एयर है, राइट, ओवर हियर, वहाँ बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हैं? सस्पेंडेड हैं। तो रेनबो की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ऑलवेज सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा रेनबो जो होगा। यू कैन क्लियरली सी हियर, आपको रेनबो यहाँ पे नज़र आ रहा है, सन नज़र आ रहा है क्या? नहीं, बिकॉज वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है। इन वाटर की ड्रॉपलेट्स में ऐसा क्या खास है कि वो रेनबो बनाने में हेल्प कर रही हैं? लेट्स सी। सो दिस इज लेट्स से वाटर ड्रॉपलेट। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मान के चलते हैं ये एकदम स्फेरिकल है, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर एंटर करने वाली है वाइट लाइट जो कि कहाँ से आ रही है? ऑफ कोर्स सन से, ठीक है। अब बिकॉज ये वाइट लाइट यू कैन क्लियरली सी एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करने वाली है, और जब भी ऐसा होता है तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है ना। सो ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल, ठीक है। सो ये है नॉर्मल। मैं ड्रॉ करता हूँ इसको पहले प्रॉपरली, बिकॉज इसको मैंने स्फेरिकल कंसिडर करा है। एंड वी नो कि किसी भी स्फेयर की अगर मैं बाउंड्री के ऊपर कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ और उसके ऊपर मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना है, देन इट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, है ना। ये आपने मिरर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ, लाइट वाले चैप्टर में। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल। अब लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर रिफ्रैक्ट ना होती फिर तो देखो उसने ऐसा सीधा बात लेके बाहर निकल जाना था, लेकिन अब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। और सिर्फ बेंड नहीं होगी, उसके साथ साथ उसकी डिस्पर्जन भी होगी, है ना। जो हम बोल रहे हैं कि टुवर्ड्स द बेंड होगी, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है कि बस सिर्फ वाइट लाइट बेंड हो जा रही है। वाइट लाइट में सारे कलर्स हैं। सो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड तो होगा, लेकिन सारे कलर्स बेंड होंगे, और साथ के साथ उसकी क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसा काम बेसिकली
प्रिज्म कर रही थी ना वाइट लाइट को स्प्लिट करने का अलग अलग कलर्स में, वैसे ही काम यहाँ पे ये रेन की ड्रॉपलेट करने वाली है, ठीक है। बाय द वे जो ये कलर्स हैं ये अलग अलग सॉरी जो ये वाइट लाइट है ये अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो क्यों रही है? सिंपल सी बात है, अलग अलग कलर्स की स्पीड अलग अलग होती है किसी भी डेंसर मीडियम में। इसी रीज़न की वजह से जो प्रिज्म है वो इन कलर्स को स्प्लिट कर पा रही है, उसी रीज़न की वजह से जो ये वाटर की ड्रॉपलेट है ये वाइट लाइट के सभी कलर्स को स्प्लिट कर पा रही है। अगर सारे कलर्स सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं ना हर मीडियम में, हर डेंसर मीडियम में, फिर कभी भी स्पेक्ट्रम देखने को मिल ही नहीं सकता था आपको, बिकॉज आप अलग कर ही ना पाते, डिस्पर्जन होती हुई ना, ठीक है। सो इस पॉइंट पे क्या होगी? डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, ठीक है। सो आपको पता है वाइट लाइट बेंड करती है सबसे लीस्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल, मैंने बेंड करा है लेकिन थोड़ा कम बेंड करा है मैंने इसको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वॉयलेट लाइट की बात करता हूँ, वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, ठीक है। टूवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड होगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेंड करके मैंने आप इसको शो करा हुआ है, देख रहे हो दोनों ये लाइट रेस टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई हैं। चलो इसके बाद ये दोनों लाइट रेस क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी इस सरफेस से, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन कैसे होगी? रिफ्लेक्शन का आपको लॉ पता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे पता लगेगा? ये लेट्स सपोज इंसिडेंट एंगल सॉरी ये लेट्स सपोज इंसिडेंट रे है इस सरफेस के ऊपर, है ना। अगेन हमको देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। लेट्स से दिस इज द नॉर्मल, अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो मिरर्स की टर्म होगी, इसके रेन ड्रॉप के सेंटर से ये पास कर रहा है नॉर्मल, है ना। अगेन अब देखो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब उसके अकॉर्डिंगली यू कैन इमेजिन की जो रिफ्लेक्टेड रे होगी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से पास होगी समथिंग लाइक दिस, राइट। मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कुछ ऐसी होगी, है ना। एज यू कैन क्लियरली सी दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और मे बी स्लाइटली कम कर देता हूँ इसको, है ना, कुछ ऐसा। सिमिलरली अगर मैं वैसा ही कुछ करता हूँ इस वॉयलेट रे के लिए, इसके लिए जो नॉर्मल होगा ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगा, दिस इज द नॉर्मल फॉर द वॉयलेट रे, ठीक है। उसके लिए भी देखते हैं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, क्या ये सही होगा? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि वॉयलेट रे यहाँ से निकल रही है, बिल्कुल गलत। यू कैन क्लियरली सी एंगल आई कितना कम है, एंगल आर कितना बड़ा है यहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता यार, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल आर, ठीक है। सो वैसा ही आपको कुछ यहाँ पे अचीव करना है। सो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक दिस इज गुड, है ना। अब लग रहा है ना, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यू कैन क्लियरली सी दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा है, वेट आई कैन डिक्रीज इट जस्ट अ लिटिल बिट, या है ना, नाउ इट इज़ गुड। सो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि आप यहाँ ध्यान दो, रेड कलर ऊपर था, वॉयलेट नीचे था, लेकिन अब यहाँ वॉयलेट कलर ऊपर आ चुका है, रेड कलर नीचे है। सो यहाँ पे एक तरह से रिवर्सल हो रही है कलर्स की, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द करेक्ट डायग्राम ऑफ द रेनबो फॉर्मेशन। बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारी वीडियोस में आपको गलत डायग्राम देखने को मिलता है, वो यहाँ पे भी रेड ऊपर वॉयलेट नीचे ही शो करते हैं दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होगा उसको देखते हैं। पहले मैं नॉर्मल को साइड कर लेता हूँ इसको। इस पॉइंट पे लाइट जब आएगी तो यहाँ से वो अगेन बाहर निकलने वाली है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे दोबारा से क्या होगी? रिफ्रैक्शन होगी। पहली बार यहाँ पे भी देखो रिफ्रैक्शन ही हुई थी, एंड यहाँ पे भी क्या होगी? रिफ्रैक्शन होगी लाइट की। सो अगेन हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दोनों पॉइंट्स पे। पहले मैं रेड लाइट की बात कर लेता हूँ, राइट, दिस इज द सेंटर। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर द रेड लाइट। अब जो ये लाइट है ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाने वाली है, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। कर देते हैं। सो दिस इज द रेड लाइट, अवे फ्रॉम द बेंड होगी, सो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वॉयलेट लाइट की बात करता हूँ, वॉयलेट लाइट के लिए भी मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगेन सेंटर से पास हो रहा है नॉर्मल, है ना। और जो ये वॉयलेट लाइट है ये भी यहाँ से क्या करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखो अगर रिफ्रैक्शन ना होती फिर तो इसने सीधा पाथ लेना था ऐसे, राइट, लेकिन ये क्या कर रही है? नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है, समथिंग लाइक दिस। आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंड यहाँ ऐसा नहीं है कि ये दोनों रेज जो ये रेड है और वॉयलेट है एक दूसरे के पैरेलल है, नो, नथिंग लाइक दैट।
राइट, ये एक दूसरे से और दूर जाएंगे, बल्कि कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसी वजह से आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, रेनबो देखने को मिलती है, ठीक है। सो दीज वर द बेसिक्स ऑफ द रेनबो फॉर्मेशन। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेट से आपको ड्रॉ करने को बोला जाए, तो आपको इतने सारे नॉर्मल्स वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ड्रॉ करना है और जस्ट ये लेबलिंग कर देना कि एस पॉइंट पे डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन हो रही है, एस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रही है, एंड एस पॉइंट पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। जस्ट दैट, राइट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ऐसे शो कर देना इनकी डायरेक्शन को, कि कौन सी जो लाइट है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। दैट्स इट, ये आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में, ठीक है। दिस इज PYQ। व्हाट इज रेनबो, पहले आपको इसको डिफाइन करना है। डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है इसकी, राइट। एंड यू हैव टू ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो। बस ये ड्रॉ कर देना, एनफ है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। जब आप रात के वक्त तारों को देखते हो, राइट, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको ऐसा लगता है ना कि जो तारे हैं वो कभी जग रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द ट्विंकलिंग ऑफ द लाइट, राइट। आपको ऐसा लगता है कि उनकी इंटेंसिटी कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। ऐसा होता क्यों है? द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स हैपन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अगर लाइट की रिफ्रैक्शन ना होती तो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स भी हमको ना देखने को मिलती। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आखिरकार ये स्टार्स ट्विंकल कर क्यों रहे हैं। प्लैनेट्स तो ट्विंकल नहीं करते। लेट्स सी, अगर हम बात करते हैं स्टार्स की, एक्सेप्ट सन, सन को हम लास्ट में कंसिडर करेंगे, बिकॉज देखो यार, सन अर्थ के बहुत पास में है एंड इट अपीयर्स टू बी क्वाइट ह्यूज, है ना। बिकॉज हमारे काफ़ी पास में है, इसलिए हमको सन काफ़ी बड़ा नज़र आता है। लेकिन अगर मैं सन को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी स्टार्स हैं अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ऑल दो उनका साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है कुछ स्टार्स हज़ारों लाखों गुना बड़े हों अर्थ से, लेकिन बिकॉज वो हमसे इतनी दूर हैं, हमको ऐसा लगता है कि वो एक बिंदु के जैसे हैं, वो एक पॉइंट सोर्स के जैसे हैं, है ना। अब जब उनकी लाइट अर्थ तक पहुंच रही है, देखो पहले तो एकदम वैक्यूम है। जब उनकी लाइट वैक्यूम के थ्रू होती आ रही है, एकदम स्ट्रेट पाथ लेके आएगी, बिकॉज यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होने नहीं वाली, मीडियम एकदम सेम ही है, वैक्यूम। लाइट की रिफ्रैक्शन कब हमको देखने को मिलती है? जब लाइट मीडियम चेंज करती है, राइट। लेट से ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयरर मीडियम में एंटर करे, या फिर उल्टा, राइट, वाइस वर्सा। ऐसा कब देखने को मिलेगा? जब लाइट एंटर करेगी स्टार की एस एटमॉस्फेयर के अंदर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग लेयर्स हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग हैं, और वो कांस्टेंट नहीं है, वो बार बार चेंज होती रहती हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द हॉट एंड कोल्ड एयर, जिसकी वजह से जो ये लाइट आ रही है स्टार की, ये भी बार बार क्या होती रहती है? बेंड होती रहती है, अपना पाथ चेंज करती रहती है। लाइट की रिफ्रैक्शन दैट मीन्स लगातार बार बार होती रहेगी, रैंडमली, कभी किधर कभी किधर। इसी वजह से हमको ऐसा लगता है कि जो स्टार है, एक डिस्टेंट स्टार है, वो क्या कर रहा है? ट्विंकल कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं हमारे सन की, जो कि एक स्टार ही तो है, वो ट्विंकल नहीं करता। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, राइट, वीनस, जुपिटर, इनको तो आप इजीली नेकेड आई से देख सकते हो, लेकिन ये ट्विंकल नहीं करते हैं। अगर आपने कभी रात को देखा हो ना, ये ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो बिल्कुल ट्विंकल नहीं करती हैं। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट ऑल। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, क्यों नहीं ऐसा आपको देखने को मिलता? देखो सिंपली, जब हमने स्टार्स की बात करी थी तो हमने बोला था कि स्टार्स एक पॉइंट सोर्स की तरह है। मान के चलो इट इज़ लाइक अ लाइट बल्ब, और किसी के हाथ में स्विच है जो इसको ऑन या ऑफ कर रहा है। अब यार जब वो ऑफ करेगा तो आपको लगेगा कि हाँ वो एकदम बंद है, आपकी तरफ बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। सिंपल सी आपको एनालॉजी दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। जब लाइट से कोई बंदा उसकी लाइट ऑन करेगा, स्विच को ऑन करेगा, तो आपको लगेगा ऑफकोर्स कि हाँ आपकी तरफ लाइट आ रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्विंकलिंग ना। आपको लग रहा है कि वो जग रहा है, बुझ रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं प्लैनेट की बात करता हूँ, बिकॉज वो हमारे काफ़ी पास में है, जुपिटर की बात कर लो, मार्स की बात कर लो, राइट, या फिर हमारे सन की बात कर लो, विच इज़ अ स्टार। ये सभी चीज़ें हमारे बहुत पास हैं, भाई हमारे, आई मीन द अर्थ के बहुत पास हैं। इसकी वजह से दे अपीयर टू बी एक्सटेंडेड सोर्सेज ऑफ द लाइट। बहुत बड़े सोर्स हमको वो लगते हैं। उसकी वजह से देखो होता क्या है, एक एक्सटेंडेड सोर्स को, एक बहुत बड़े सोर्स को आप ऐसा मान सकते हो कि वो बहुत छोटे लाइट के सोर्सेज से मिलके बना हुआ है, बहुत छोटे बल्ब से मिलके बना हुआ है। लेट्स सपोज, अगेन मैं आपको एक सिंपल सी एनालॉजी दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें से मान के चलो कुछ ऐसा आपको देखने को अगर मिले
कि एक टाइम पे, अच्छा पहले मान लो लेट्स सपोज इस चीज़ में 100 लाइट बल्ब्स हैं, ठीक है। अगर एक टाइम पे 50 या 60 ऑन है और बाकी 50 या 40 जितने भी हैं ऑफ हैं, और अगले सेकंड लेट से उल्टा हो जाता है, जो बाकी के 30-40 थे वो ऑन है, बाकी जो बचे वो ऑफ हो गए, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है रैंडमली, राइट, हाफ हाफ मान लो। या फिर अगर कुछ ऐसा होगा भी तब भी आपको यार इतना ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ एक पल बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी और दूसरी पल बहुत कम लाइट आ रही है, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट लाइट जो आपकी तरफ आ रही है इससे वो कॉन्स्टेंट है ना, बिकॉज हमने इतनी ज़्यादा वैरायटी ले ली है, या फिर बोल सकते हो इतना ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर लिया है इन लाइट सोर्सेज का, बिकॉज मैं इसको एक्सटेंडेड सोर्स बोल रहा हूँ। इसकी वजह से ओवरऑल हमको ऐसा लगेगा कि जो हमारी तरफ लाइट आ रही है इससे दैट इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। इसी वजह से हमको ऐसा नहीं लगता कि जो एक्सटेंडेड सोर्सेज होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए रिफ्रैक्शन उनकी भी होगी, देखा जाए बार बार पाथ वो भी चेंज करेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक्सटेंडेड सोर्सेज हैं हमको इतना फील नहीं होता कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज रिफ्रैक्शन तो उनकी भी होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। पहले बात करते हैं एडवांस्ड सनराइज की। नाम से देखो पता लग रहा है एडवांस्ड सनराइज, सन के राइज होने से पहले ही इन एडवांस हमको वो नज़र आ जाता है। कितने मिनट्स पहले? अराउंड 2 मिनट्स पहले। क्या रीज़न है इसका? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो मान लो यहाँ पे सन है बिलो द लेवल ऑफ होराइजन, ठीक है, दिस इज द होराइजन। कॉमन सेंस सेज कि हमको ये नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन ये नज़र आएगा। देखो क्यों? सन की रेज यहाँ से आ रही हैं टुवर्ड्स अस। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक एकदम सीधा पाथ लेके लाइट रेज आने वाली हैं, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली वैक्यूम, ठीक है। उसके बाद जब ये लाइट रेज एंटर करेंगी हमारे एटमोसफेयर में, अर्थ के एटमोसफेयर में, तो उसकी क्या देखने को मिलेगी? रिफ्रैक्शन। क्यों? बिकॉज ये लाइट अब एंटर करने वाली है एक रेयरर से एक डेंसर मीडियम में। वैक्यूम इज रेयर मीडियम, एटमोसफेयर इज रिलेटिवली डेंसर मीडियम, है ना। एंड जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम के तरफ जाती है देन इट बेंड्स टूवर्ड्स अ नॉर्मल। सो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सो मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑफ कोर्स जो नॉर्मल होगा इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, ये आपको पता है। सो दिस इज द नॉर्मल। हमने क्या बोला? लाइट बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर रिफ्रैक्ट ना होती तो आप क्लियरली देख रहे हो इसने सीधा पाथ लेके ऐसे ऊपर से निकल जाना था, बट एक्चुअल में यू कैन क्लियरली सी थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है एंड ये इस ऑब्जर्वर की आइज तक पहुंच पा रही है और इसको सन दिखेगा। कहाँ दिखेगा? यहाँ अपीयर होगा, बिकॉज इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि जो ये वाली लाइट आ रही है ना वो कहीं यहाँ से आ रही है, ठीक है। सो दिस विल बी द एपरेंट पोजिशन। एपरेंट वर्ड अपीयर से बना है, ठीक है ना, कि जहाँ उसको अपीयर होगा। एक्चुअल में सन यहाँ है अभी, लेकिन इसको ऐसा लगेगा कि सन यहाँ पे है, ठीक है। 2 मिनट पहले सन के एक्चुअल में उगने से हमको ये सन विजिबल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एडवांस्ड सनराइज। सिमिलरली सन के एक्चुअल में सेट होने के 2 मिनट बाद तक हमको वो सन नजर आएगा। इसी डायग्राम में उसी चीज़ को समझ लो। लेट्स से अब शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है, होराइजन से नीचे जा चुका है, लेकिन स्टिल सेम कॉन्सेप्ट है, सेम बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे हो, सेम डायग्राम बनना है। बस यहाँ पे लिख दो ये इवनिंग का टाइम है, ठीक है ना, सेम चीज़ है। सन यहाँ पे छुप चुका है, लेकिन स्टिल उसकी लाइट देखो हमारे तक पहुँच रही है एंड स्टिल हमको लगेगा कि अभी सन ढला नहीं है, ठीक है। दिस इज अ PYQ 2016 में पूछा गया, व्हाट इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। खुद की लैंग्वेज में इसको तो ईजिली आप डिफाइन कर सकते हो। एंड यूजिंग दिस फिनोमिना आपको एक्सप्लेन करना है ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट विद प्रॉपर डायग्राम्स, ठीक है, इजी क्वेश्चन। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टिंडल इफेक्ट। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। वैसे आपने अक्सर सुबह के टाइम ऑब्जर्व करा होगा, जब किसी पर्टिकुलर रूम में किसी ओपनिंग के थ्रू सनलाइट एंटर करती है ना, तो आपको उसका पाथ एकदम प्रॉपरली विजिबल हो रहा होता है और बहुत सारे उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं इधर उधर मूव होते हुए रैंडमली, है ना। इट इज़ नथिंग बट द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यही तो है, राइट। लेट्स से कोई भी पर्टिकुलर ओपनिंग के थ्रू सनलाइट आपको ऐसे ही विजिबल हो रही है और इसमें से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आपको इधर उधर मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा। अब अगर मैं यहाँ पे भी खड़ा हुआ हूँ तब भी मेरे को ये लेट्स से जो पाथ है इस लाइट का ये नज़र आएगा, मेरे को सारे डस्ट पार्टिकल्स नज़र आएंगे। अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तब भी मेरे को ये पाथ नज़र आएगा लाइट का, तब भी मेरे को पता लगेगा कि हाँ डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है
जो इधर वाले ऑब्जर्वर्स हैं उनकी तरफ लाइट कैसे पहुंच पा रही है, उनको कैसे नजर आ रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स? सिंपल सी बात है, जब लाइट उनके ऊपर फॉल कर रही है, डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर फॉल करती है, तो डस्ट पार्टिकल्स उनको क्या कर रहे हैं? स्कैटर कर रहे हैं। डस्ट पार्टिकल्स लाइट को इधर उधर हर डायरेक्शन में क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे। सो लाइट डस्ट पार्टिकल्स के साथ टकराने के बाद हर डायरेक्शन में क्या होगी? स्कैटर होगी। दिस इज द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, this is the definition. The Tyndall effect is the phenomena in which particles in a collide scatter beam of light directed at them. Collides क्या होते हैं? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है सारा कुछ। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं, है ना? थोड़ा बहुत आपको आई होप याद होगा. दिस इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय ऑल द कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सम सस्पेंशंस एज वेल. साइज ऑफ द पार्टिकल्स कोलाइड्स का 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है. 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स. सीधा ऐसे लिख दो, 10⁻⁻9 मीटर्स. माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर्स. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ द कोलाइड आर स्मोक और डस्ट इन एयर, फॉग, मिल्क. ये सारे कोलाइड हैं और ऑफकोर्स सारे टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, एग्जिबिट करेंगे. ठीक है. टिंडल इफेक्ट के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशंस क्यों नहीं शो करते? अगर आप ट्रू सॉल्यूशंस के बीच में से लाइट पास करवाओगे, है ना, तो आपको उसकी स्कैटरिंग होती नज़र नहीं आएगी. द रीज़न इज कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा. स्कैटरिंग अगर आप चाहते हो ना एफिशिएंटली हो, तो जो पार्टिकल का साइज है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पार्टिकल्स साइज, ध्यान देना इस चीज़ को, इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट जिसको आप स्कैटर करना चाह रहे हो, लेंथ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कोई पार्टिकल है जिसका साइज है 500 नैनोमीटर के अराउंड. ठीक है, दिस इज 500 नैनोमीटर्स एंड मैं इसके ऊपर लाइट फॉल करवाता हूँ जिसकी वेवलेंथ भी इतनी है 500 नैनोमीटर्स. थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, मान लो 400 नैनोमीटर्स. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली दोनों नंबर्स इक्वल हैं. तो ये वाला पार्टिकल इस वेवलेंथ की लाइट को इजीली क्या कर देगा? एफिशिएंटली क्या कर देगा? स्कैटर. राइट. लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ, मान लो जो पार्टिकल है उसका साइज है 1 नैनोमीटर, इसके ऊपर मैं लाइट फॉल करवा रहा हूँ 100 नैनोमीटर्स की, स्कैटरिंग कैसे होगी यार? इसके ऊपर मैं लाइट करवा रहा हूँ 700 नैनोमीटर्स की, स्कैटरिंग कैसे होगी? साइजेस दोनों के क्या होने चाहिए? कंपेरेबल होने चाहिए. वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल अगर आप प्रॉपरली स्कैटरिंग ऑफ द लाइट को ऑब्जर्व करना चाहते हो, टिंडल इफेक्ट देखना चाहते हो. क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्यों एग्जिबिट करते हैं टिंडल इफेक्ट को? सिंपल, बिकॉज उनके पार्टिकल्स का साइज विजिबल लाइट की वेवलेंथ के काफ़ी कंपेरेबल होता है. जो विजिबल लाइट है, जो आप स्पेक्ट्रम लिखते हो ना, विबक्योर, यू मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग कि रेड लाइट की वेवलेंथ इज मैक्सिमम एंड वॉयलेट की होती है मिनिमम. वॉयलेट की होती है अराउंड 480 नैनोमीटर्स एंड जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ होती है अराउंड 750 नैनोमीटर्स. जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा होता है कुछ. एंड आप यहाँ पे देख रहे हो ना, हमने क्या बोला था, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज ऐसा है कुछ, 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर. अच्छा, 1 माइक्रोमीटर कितना बना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइक्रोमीटर था 10⁻⁻6 मीटर्स. इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स, या फिर 1000 नैनोमीटर्स, है ना. जो ये वाला पार्ट है 1 माइक्रोमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 नैनोमीटर. तो सिंपली मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर. और आप देख रहे हो जो ये नंबर्स हैं ये भी तो कुछ ऐसे ही हैं, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर्स के बीच बीच में ही आ रहे हैं. ठीक है. दैट मीन्स अगर कुछ ऐसा होगा, मान लो आपने कोई कोलाइडल सोल्यूशन लिया जिसके पार्टिकल्स का साइज था कुछ ऐसा ही 500 नैनोमीटर्स, 600 नैनोमीटर्स, समथिंग लाइक दैट. एंड इसके ऊपर जब आप विजिबल लाइट फॉल करवाओगे तो ऑफकोर्स उसकी स्कैटरिंग काफ़ी एफिशिएंटली होगी. इसी वजह से वो टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं. ठीक है. आखिरी जो 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में से, दे आर वाई इज स्काई ब्लू एंड वाई इज सन रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन दोनों ध्यान से देख लेना इनको. पहला, वाई इज स्काई ब्लू. इसमें जस्ट आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है. आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द लैम्डा. आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 4th पावर ऑफ द लैम्डा. लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ठीक है, इसका सिंबल है ये लैम्डा. आई गेस आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इस सिंबल के बारे में, लैम्डा वेवलेंथ का भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में. सो
इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, अगर हम बात करते हैं ऐसी लाइट की जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल रेड, राइट, तो स्कैटर्ड रेड लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं कोई ऐसी लाइट कंसिडर करता हूँ जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू लाइट, राइट, रेड के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम है ब्लू कलर की वेवलेंथ, ब्लू का लैम्डा बहुत कम है, इस वजह से जो ये कलर स्कैटर होगा ना इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। दैट मीन्स बहुत डोमिनेंट होगी इसकी स्कैटरिंग, समझ पा रहे हो ना। दैट मीन्स देखो हमारा जो एटमोसफेयर है, अच्छा पहले बाय द वे एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ये हम पढ़ने वाले हैं ना वाइट स्काई ब्लू, इसमें टिंडल इफेक्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसमें जो फिनोमिना टेक प्लेस कर रहा है इट इज़ कॉल्ड रेले स्कैटरिंग, ठीक है। टिंडल स्कैटरिंग अलग चीज़ है, रेले स्कैटरिंग अलग चीज़ है। इसमें टिंडल स्कैटरिंग क्यों नहीं है, टिंडल इफेक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज देखो यार टिंडल इफेक्ट में हमने क्या बोला था कि जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज कंपेरेबल होना चाहिए उस लाइट की वेवलेंथ के जिसको हमने स्कैटर करना है। एंड यहाँ ऑफ कोर्स अगर हम बोल रहे हैं वाइट स्काई ब्लू, दैट मीन्स हम विजिबल लाइट की स्कैटरिंग की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो एटमोसफेयर में गैसेज प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, उनके पार्टिकल्स का साइज ब्लू या फिर किसी भी विजिबल लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल नहीं होता, उनका साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लेकिन स्टिल वो लाइट को स्कैटर तो कर पा रहे हैं। ऐसी स्कैटरिंग को बोला जाता है रेले स्कैटरिंग, ठीक है। टिंडल स्कैटरिंग ये हो ही नहीं सकती बिकॉज जो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, राइट। ये चीज़ पहले तो क्लियर हो जानी चाहिए। और वो रेले स्कैटरिंग का ही फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ पे लिखा, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द लैम्डा, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से, सिंपली हमने बोला कि जो ब्लू कलर है, राइट, अगर इसकी स्कैटरिंग होगी तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द रेड, ठीक है। और इन सिंपल वर्ड्स आप ऐसा बोल सकते हो कि ज़्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर की होगी, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर हो रहा है, रेड कलर बहुत कम स्कैटर हो रहा है बिकॉज उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होने वाली है, ठीक है। सिंपल सी बात ही है। सो ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन द अदर कलर्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल वेवलेंथ। और इस वजह से आपको ये लगेगा कि हर डायरेक्शन में ब्लू ही कलर है, ब्लू कलर है, ब्लू कलर, बिकॉज हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है, इस वजह से आपको स्काई ब्लू कलर का नज़र आता है। लेकिन यू माइट वंडर, ये होता है ना विजिबल स्पेक्ट्रम, VIB GYOR। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि रेड के कंपैरिजन में ब्लू की वेवलेंथ कम है और इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से स्काई ब्लू है, तो यार अगर मैं वॉयलेट कलर की बात करता हूँ इसकी वेवलेंथ तो और भी कम है। विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, वॉयलेट लाइट की अगर स्कैटरिंग होती है तो उसकी इंटेंसिटी तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स स्काई हमको वॉयलेट कलर का नज़र आना चाहिए लेकिन नहीं नज़र आता। क्या रीज़न है? बिकॉज इसका सिंपल आंसर ये है कि जो सन से हमारी तरफ लाइट आ रही है ना, उसमें वॉयलेट का बहुत कम कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। अगर इक्वली प्रेजेंट होते सारे कंपोनेंट्स, मान लो जितना कंपोनेंट ब्लू कलर का प्रेजेंट होता है सनलाइट में, उतना ही कंपोनेंट वॉयलेट का भी प्रेजेंट होता, देन ऑफ कोर्स हो सकता है जो स्काई है वो वॉयलेट कलर का नज़र आता हमको, राइट। बट वॉयलेट का कंपोनेंट बहुत कम होता है, एक तो ये रीज़न है, ठीक है, सनलाइट में। एक और रीज़न है कि जो स्काई है वो हमको वॉयलेट नहीं नज़र आता, ब्लूइश नज़र आता है। दैट इज़ हमारी आइज़ की सेंसिटिविटी वॉयलेट के टुवर्ड्स इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ब्लू कलर के टुवर्ड्स है। तो इन दो रीजंस की वजह से हमको स्काई ब्लूइश नज़र आता है। इंडिगो और ब्लू ये दोनों कलर्स मिलके आपको कुछ इस तरह का फील देते हैं, राइट। सिमिलरली आपसे पूछा जाता है कि वाई इज सन रेड ड्यूरिंग द सनराइज या फिर सनसेट। पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखो, दिस इज अर्थ एंड मान लो ये एटमोसफेयर है अर्थ का, ठीक है। ऑल द गैसेज आर हियर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑल द अदर गैसेस। ड्यूरिंग द नून सनलाइट जब एंटर करेगी इस एटमोसफेयर के थ्रू, तो आप देख रहे हो यार इसने काफ़ी कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। लेकिन वही अगर बात करते हैं ड्यूरिंग द सनराइज या ड्यूरिंग द सनसेट, जब सन होराइजन के आसपास है, तब जब सन की लाइट एंटर करेगी इस एटमोसफेयर में तो काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। यू कैन क्लियरली सी ना, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस ओवर हियर, ठीक है। उसकी वजह से होता क्या है, पहले लाइट एंटर कर रही है, शुरू से देखो एक्सप्लेन करता हूँ। सन की लाइट आ रही है, अभी तो कोई भी यहाँ तक उसकी स्कैटरिंग नहीं होने वाली बिकॉज यहाँ पे तो वैक्यूम ही है। जैसे ये लाइट एंटर करेगी इस एटमोसफेयर में,
उसकी स्कैटरिंग हर डायरेक्शन में शुरू हो जाएगी होनी, बिकॉज बहुत सारे इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी गैसेस के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। सो वो इस लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले देखो, वॉयलेट की तो हमने बात करी कि बहुत कम कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इसको तो भूल ही जाओ, राइट। इंडिगो ब्लू सबसे पहले स्कैटर होना शुरू होगा, या फिर बोल लो सबसे ज़्यादा इसकी स्कैटरिंग होगी, है ना। बिकॉज ऐसा नहीं है कि पहले इस कलर की होती है बाद में ऐसी होती है, स्कैटरिंग तो एक साथ ही हो रही है सबकी, राइट। बट इंटेंसिटी इस पार्ट की ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि जब तक लाइट आपके तरफ पहुंचती है ना ये, राइट, इस डिस्टेंस को कवर करते हुए मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिगो ब्लू एंड ग्रीन ये ऑलरेडी इधर उधर स्कैटर हो चुका होता है। और जो लाइट आपकी आइज़ की तरफ पहुंचती है, आपकी आइज़ में पहुंचती है, वो ऐसी होती है येलोइश, ऑरेंजिश या फिर रेडिश। इस वजह से आपको सन कुछ इस तरह का ही तो नज़र आ रहा है, देख रहे हो ना, येलो ऑरेंज या रेड जैसा ही बोल सकते हो इस चीज़ को, बिकॉज बाकी का जो पार्ट है लाइट का वो ऑलरेडी इधर उधर स्कैटर हो चुका है बिकॉज ऑफ द लार्ज डिस्टेंस जो लाइट को ट्रैवल करना पड़ा, सिंपल। इस वजह से आपको सनराइज या सनसेट के दौरान रेडिश नज़र आता है। दीज आर सम अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन सबका कॉन्सेप्ट, बस क्वेश्चंस को एक बार देख लो कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, सो दैट आपको आइडिया हो जाए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्रैश कोर्स वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।